कहा था कि दुनिया विल कम ऑन द ब्रिंक, लेकिन वो बाद में आपस में निक्सन उनके साथ बात करके दोनों प्रेसिडेंट ने उसको सॉल्व कर लिया कि इस वक्त ये वाकई एक बहुत ही फ्रेजाइल पॉइंट है जिसके ऊपर दो सुपर पावर टकरा सकती हैं। अच्छा, दो सुपर पावर टकरा सकती हैं ये तो एक बात है, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो 1962 में नहीं थी। ये तो केवल रशिया और अमेरिका में है। क्यों साहब, क्या अमेरिका और चाइना में नहीं है? क्या चाइना, जापान और साउथ कोरिया में नहीं है? क्या ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं है? जी। क्या ये सूडान में नहीं है? यानी कि दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट सुपर पावर एक दूसरे के साथ युद्ध में अटके हुए हैं। यानी चांसेस ऑफ गोइंग फॉर ए थर्ड वॉर आर फार मोर देन दे वर इन 1962, क्योंकि आज की तारीख में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में एक बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। इसी को तो वर्ल्ड वार कहते हैं, और वर्ल्ड वार का कोई मुहूर्त थोड़ी निकलता है। वर्ल्ड वार तो ऐसे ही होता है। मैं तो कहता हूँ मिनी वर्ल्ड वार तो ऑलरेडी चल रहा है, और अगर ये फ्लेयर अप हो गया इशू, तो दिस इशू इज सफिशिएंट टू मेक ए फुल फ्लैज वर्ल्ड वार। ठीक है, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस लाइव डिबेट में। बताइए सर, क्या अब लगता है कि रूस जो है इस जब अमेरिका ने ऐसा बर्ताव किया रूस के साथ, तो आगे आने वाले समय में रूस क्या करेगा? सैन्य कार्रवाई कर सकता है या फिर साइबर अटैक? क्योंकि ये चर्चाएं आमतौर पर अभी बताई जा रही है रशिया के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है। क्या लगता है आपको? त्यागी सर को और सभी हमारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यद्यपि कि आज का समय जो है बहुत ही अनिश्चित होता जा रहा है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो दौर, जाहिर है कि वर्तमान समय में भी अगर विश्व की जो महाशक्तियां अगर इसी तरीके का व्यवहार करती रही और एक दूसरे को टारगेट करने का जो कार्य अगर उन्होंने इसी तरीके से किया, तो फिर जाहिर है कि ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते ऐसी स्थितियों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और अभी जब हम 2025 में रह रहे हैं, तो दोनों में अंतर यह है कि उस समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, और लेकिन आज सभी महाशक्तियों के पास न सिर्फ वो वेपन्स मौजूद है बल्कि उसके डिलीवरी का सिस्टम, स्ट्राइड का जो सिस्टम है वो मौजूद है, और दुनिया को मल्टीपल टाइम्स तबाह बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो ऐसे में जो ये शक्तियां हैं वो जरूर एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई कदम वो नहीं उठाएंगी कि जिसमें उनका भी विनाश सुनिश्चित हो। तो ये अवश्य मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो ऑयल का जो टैंकर, जो रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था, उसको जिस तरीके से अमेरिका ने सीज किया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो 19वीं सदी के समय की जो इंपीरियलिस्टिक जो एक माइंडसेट जो कभी रहा करता था, वो उस तरीके की माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। ये 21वीं सदी का तो की सोच तो दिखाई नहीं देती कि इस तरीके के राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही उठा ले जाना, उनके पूरे ऑयल के संसाधनों पर कब्जा कर लेना, और कोई उससे व्यापार भी ना कर पाए। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके ऑयल के टैंकर को भी सीज कर लेना, चाहे वो दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना हो। तो अगर इस तरीके के जो कदम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाएगा, तो जाहिर है कि वो कन्फ्रंटेशन मोड़ ले रहा है, और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो एक बड़े से बड़े जो तनावों का कारण बन सकती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां हैं पूरे विश्व के लिए को महाविभीषिका में झोंक सकती हैं। पहले से ही आप देख रहे हैं कि 2 युद्ध चल रहे हैं, और एक किसी अगले युद्ध का जो खतरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, एक बार मैं टीपी त्यागी जी के पास लौटना चाहूंगी। सर, ये बताइए कि देखिए अमेरिका अब तक छोटे देशों को टारगेट कर रहा था, अब रशिया पर डायरेक्ट अटैक है ये, तो क्या अमेरिका ये पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि अगर यहां पर कोई भी देश आड़े आने की कोशिश करेगा तो हम इसका विनाशकारी यहां अंजाम देंगे? लेकिन अब रशिया भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है सर, शक्तिशाली देश में आता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने युद्ध खुद छेड़ा है और अब दिक्कत होगी? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप एक कंपैरिजन कीजिए।
रशिया में कितने लोग हैं? 15 करोड़। हाँ। नेटो में कितने लोग हैं? 65 करोड़। हम्म। और अमेरिका में कितने लोग हैं? 35 करोड़। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के 65 करोड़ लोग अमेरिका के 35 करोड़ लोगों से मदद मांगते हैं रशिया के कुल 15 करोड़ लोगों से बचने के लिए। तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हो, ये दोनों डरते हैं। अगर ना डर रहे होते तो केवल 15 करोड़ लोगों से इतना इनको करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। अब वो अमेरिका ने पंगा लिया। पहला पंगा क्या लिया? पहला पंगा ये लिया कि उसने वेनेजुला में जो अटैक किया वो सपोर्ट का वादा कर रखा था। चाइना ने भी और रशिया ने भी, दोनों ने कर रखा था। जी। वो तो शुरू के आधा घंटे में ऑपरेशन जो होना था हो गया, लेकिन ये दोनों देश अब बौखला गए। पहली बात तो ये। और अब उसके बाद उसने जो रशिया के उसको टैंकर को, घोस्ट टैंकर, इसे घोस्ट टैंकर कहते हैं, इस घोस्ट टैंकर पे वो कब्जा किया है, वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर में से नहीं किया है, ये इंटरनेशनल वाटर में से किया है। यानी कि लीगली अमेरिका इज नॉट राइट। हालांकि अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी रूबियो कहते हैं कि साहब हम पहले अदालत में जाते हैं, अदालत से हम कन्विक्ट ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम किसी भी शिप को या बोट को सीज करते हैं। इसके लिए कहाँ लिया गया? यानी कि अगर अब इसका और डिटेल में जाया जाएगा तो पता लगेगा कि ये बेसिकली सीधे सीधे रशिया को अमेरिका की ताकत दिखाने का है। और क्यों? क्योंकि अब जब से वेनेजुला में ट्रंप को सक्सेस मिली है तब से वो आपे से बाहर हो गए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं कि वेनेजुला तेल बेचेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शन ढीली करेंगे, लेकिन वो तेल जो है वो हमें बेचेगा, पैसा हमें आएगा, हम आने के बाद डिसाइड करेंगे इसमें से कितना परसेंटेज वेनेजुला को देना है। ये कमाल हो गया है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री ऐसी हो गई सुपर पावर जिसके जो जी में आए जहां जी में आए कह दे। हिंदुस्तान के साथ भी इनका बर्ताव ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता है बस बचा हुआ, और वो रास्ता ये है कि अब हिंदुस्तान लीड ले और हिंदुस्तान के साथ जनरल असेंबली की सारी जितनी कंट्रीज है वो यकीनन साथ देंगी। और इशू ये रहे कि देखिए साहब, एक ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा गया था तो उसमें क्लॉज नंबर 109 में ये लिख दिया गया था कि सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि विद और विदाउट परमानेंट वीटो पावर्स, इसकी समीक्षा की जा सकती है अगर 2/3 जनरल असेंबली की कंट्री